हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड। आज हम यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे हम प्रिंट इन जापान। तो जैसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से इन्वेंट हुई। हमने पढ़ा कि वो चाइना से इन्वेंट हुई, ये हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये जापान में कैसे पहुँची। देखिए, अगर आप जापान और चाइना के बीच की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कॉमन एक चीज़ है ना, कॉमन जो चीज़ है वो है यहाँ का जो बुद्धिज़्म है। ठीक है ना, बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें वो यहाँ पर कॉमन है, दोनों जगह बुद्धिज़्म है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो बुद्धिस्ट मिशनरीज़ हैं, जो बुद्धिस्ट मिशनरीज़ हैं ना, इन्होंने क्या किया था, चाइना से ये जो टेक्नोलॉजी थी, कौन सी जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, वो कहाँ इंट्रोड्यूस की इन्होंने, जापान में। और ये कब हुई थी? इट वाज इन 768 से लेकर 770 AD के बीच में ये टेक्नोलॉजी जो है कहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई, ये इंट्रोड्यूस की गई इन दैट इज़ इन जापान। ठीक है, तो ये अब जैसे बात अगर हम करें ना बुद्धिस्ट मिशनरीज़ की, जो ये बुद्धिस्ट मिशनरीज़ हैं, ये जहाँ जहाँ इनका एक प्रॉपर उस टाइम का ये गोल होता था कि जगह जगह बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो है वो प्रीचिंग करना, अपना मैसेज पहुंचाना। और इनकी उस दौर में क्या होती थी, एक तरह की मीटिंग्स होती थी कंट्री टू कंट्री, ये आज भी होती हैं। तो उसी दौरान क्या हुआ कि ये जो बुद्धिस्ट मिशनरी जो चाइना में थी, तो उन्होंने क्या किया, ये वाली टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं जापान में इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है ना। अब देखिए, दूसरी चीज़ है कि उस दौर में जैसे अगर हम बात करें कोई भी टेक्नोलॉजिकल, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है ना, तो इसलिए किसी भी चीज़ को दूसरी जगह तक पहुंचने में टाइम लगता था। तो उस दौर में अगर आप कह सकते हो तो बुद्धिस्ट मिशनरीज ने ये काम कर दिया। अब अगर हम बात करें दूसरी चीज़, अगर आप दिमाग में रखेंगे तो यहाँ पर जैसे ओल्डेस्ट जो जापानीज़ बुक है जो प्रिंट हुई कब, 816 AD में। और इस बुक का नाम क्या था, रिमेंबर एवरी स्टूडेंट, ये जो बुक थी ना, इस बुक का नाम था डायमंड सूत्र। याद रखिएगा। और ये जो डायमंड सूत्र था ना, इसके अंदर थे 6 शीट्स थे इसके अंदर। ठीक है ना, याद रखिएगा आप। ठीक है, ये मानी जाती है ओल्डेस्ट जापानीज़ बुक। ठीक है, जो प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने के बाद वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऐसे ऐसे क्या हुआ कि जापान के अंदर जब ये टेक्नोलॉजी आई ना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मिडीवल जापान की अगर हम बात करें, ये जो मिडीवल जापान है ना, मतलब ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड, जापान के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे जो पोइट्स हैं और जो राइटर्स हैं या जो प्रोज राइटर्स की अगर हम बात करें ना, तो उन्होंने अब उनके जो भी अपने क्या कहते हैं, जो राइटिंग्स थी, जो थिंकिंग्स थी, वो लोगों तक पहुंचाए। ठीक है ना। इसी दौरान क्या हुआ, बहुत सारे पोइट्स वहाँ पर आए, राइटर्स आए, तो उन्होंने भी अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचाया। ठीक है जी, ये चीज़ अब याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें 18th सेंचुरी के आसपास की अगर हम बात करते हैं, तो इसी दौरान क्या हुआ कि जो जापान का एक शहर है जैसे ईडो ईडो, याद रखिएगा एवरी स्टूडेंट, ये जो ईडो है ना, इसको प्रेजेंट टाइम में कहा जाता है टोक्यो। ठीक है ना। और आप कह सकते हैं कि जैसे चाइना के अंदर जैसे हमने पढ़ा था शंघाई, शंघाई जो एक अर्बन हब बन गया, एक तरह का प्रिंटिंग हब बन गया। ठीक है, वैसे ही ये जो ईडो था ना, जापान जिसको आज टोक्यो बोलते हैं ना, तो ये एक मेन अर्बन सर्कल था जहाँ से ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बड़ी तेज़ी से जापान के अलग अलग हिस्सों में फैल गई। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि जब बहुत सारी बुक्स जो है यहाँ पर प्रिंट होने लगी, तो यहाँ पर क्या हुआ, जगह जगह जो है लाइब्रेरीज़ वगैरह, याद रखिएगा, लाइब्रेरीज़ बनना शुरू हो गई। ठीक है ना, लाइब्रेरीज़ बनी। और साथ साथ में अगर हम बड़े सारे बुक स्टोर्स जो है यहाँ पर बनना शुरू हो गए। ठीक है ना, जिसमें ये जो प्रिंटेड मटेरियल था, ये बड़ी तेज़ी से वहाँ पर क्या होने लगा, बिकने लगा। और इससे फ़ायदा क्या हुआ, ओबियस सी बात है, सोचने वाली बात है कि फ़ायदा तो ये होगा ना कि लिटरेसी रेट बढ़ा। ठीक है ना, एक नया कल्चर डेवलप हुआ और एक जो वर्ल्ड था, जो जापान था, वो एक मॉडर्न टाइम की तरफ जा रहा था। ठीक है जी। अब इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूरोप में कैसे पहुँची। बात है कि यूरोप में कैसे पहुँची। अब बात अगर हम करें, देखिए, आपने जैसे सुना भी होगा सिल्क रूट, सिल्क रूट की अगर हम बात करें, सिल्क रूट क्या था,
ये एक ट्रेड रूट था, याद रखिएगा ट्रेड रूट था, जैसे यहाँ पर ट्रेड रूट है। तो ये ट्रेड, इस ट्रेड के थ्रू क्या, इस ट्रेड रूट के ज़रिए क्या होता था कि जो सिल्क है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था। और इसी सिल्क रूट के ज़रिए याद रखिएगा जो हमारे पास क्या है, जो सिल्क है वो स्पाइसेस है ना वो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जाता था। जैसे अगर हम बात करें चाइना से एशिया के कुछ हिस्सों में, यूरोप में, अफ्रीका में, जगह जगह ये जो सिल्क का बिजनेस होता था। और इसी रूट के थ्रू क्या होता था, स्पाइसेस का भी जो होता था वो ट्रेड होता था। अच्छा याद रखिएगा इसी रूट के ज़रिए, रिमेंबर इसी रूट के ज़रिए, जैसे इसी सेम रूट के ज़रिए क्या होने लगा कि जो चाइनीज़ पेपर है ना वो कहाँ पहुँचा, वो पहुँचा कहाँ पे, इट रीच इन द यूरोप, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि अगर यूरोप में पहले क्या कि अगर यहाँ पर पहले पेपर नहीं था तो क्या यहाँ के लोग अनपढ़ थे, क्या वो लिखना नहीं जानते थे, जानते थे, लेकिन यहाँ पर पेपर नहीं था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर होता था कि कहा जाता है कि वहाँ पर वो जो एनिमल स्किन होती है ना, जो एनिमल स्किन होती है, एनिमल की स्किन से एक पेपर लाइक एक चीज़ बनाई जाती थी जिसको कहा जाता है विलम, विलम VELLUM, विलम, इस पे लिखा जाता था। और ये जो होता था ना ये हैंड रिटन होते थे, जैसे हैंड रिटन हमने डिस्कस किया था, क्या मैन्युस्क्रिप्ट होता है। अब बात करते हैं कि जब चाइनीज़ पेपर इधर पहुंचा तो चाइनीज़ पेपर होने के बाद यहाँ पर जो है थोड़ा सा बदलाव आया। बदलाव जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, कहा जाता है 1295, याद रखना 1295 के आसपास क्या हुआ, मार्को पोलो। मार्को पोलो एक ट्रैवलर था जो कहाँ का था, इटली का था, ठीक है ना। उसने क्या किया था, ये टेक्नोलॉजी जो थी ये कहाँ से इंट्रोड्यूस करवाई, ये चाइना से इंट्रोड्यूस कराई, कहाँ, इटली में। और इटली से ये टेक्नोलॉजी जो है वो यूरोप के अलग अलग हिस्सों में पहुंची, ठीक है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर कहा जाता है कि जो कास्टली बुक्स होती थी, जो लग्जरी एडिशन होते थे ना, तो वो जो होते थे वो अभी भी जो होते थे वो हैंड रिटन ही होते थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो हैंड रिटन वाला चीज़ होता था ना ये थोड़ा कॉस्टली होता था, ठीक है ना। तो जिस वजह से क्या होता था कि हर कोई इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता था, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि कहा जाता है कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट जो हैंड रिटन यूरोप के अंदर पाया जाता था ना, कि ये डिमांड बुक्स की ज़्यादा थी, लेकिन जो हैंड रिटन सिस्टम था वो उस डिमांड के साथ जो है वो कोप अप नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से जो डिमांड थी वो अनसेटिस्फाई थी, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट था ना ये थोड़ा सा फ्रेजाइल था, ठीक है ना, ये awkward था, ये उतना क्लियर नहीं दिखता था, ठीक है ना। इसीलिए क्या हुआ कि 15 सेंचुरी के आसपास की अगर हम बात करें कि वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी को वाइडली यूज़ किया जाने लगा यूरोप में। ये नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी यूरोप के अंदर जब मार्को पोलो ने इंट्रोड्यूस कराई तो वुड ब्लॉक था, जो चाइना से उन्होंने से मतलब वो लाया था। लेकिन वो जो पहले था ना वुड ब्लॉक वाला सिस्टम, वो पहले उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। क्यों नहीं यूज़ होता था, ज़्यादातर जो होते थे ना वो मैन्युस्क्रिप्ट का ज़्यादा यूज़ होता था। लेकिन जब मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये हर एक की डिमांड को पूरा नहीं कर पाने लगा, और दूसरा ये थोड़ा awkward था, फ्रेजाइल था, इसलिए 15 सेंचुरी के आसपास, रिमेंबर एवरी स्टूडेंट, कि वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी को यूरोप के अंदर क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। जिस वजह से क्या हुआ, यूरोप के अंदर जो है ना एक तरह से प्रिंटिंग जो सिस्टम है बड़ी तेज़ी से फैला, और यूरोप के अंदर जो है बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा चेंज आया। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे गुटेनबर्ग प्रेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।